हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 जीके जीएस का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे 100% रियल क्वेश्चन के साथ, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी हम लोग इसमें डिटेल कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो भारत के पड़ोसी द्वीप देश केवल दो ही हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव आते हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। मनामा किसकी राजधानी है? मनामा बहरीन की राजधानी है। मनामा किसकी राजधानी है? तो मनामा बहरीन की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। माले किसकी राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी है। और मॉस्को किसकी राजधानी है? तो मॉस्को रूस देश की राजधानी है। तो अपना क्वेश्चन है कि कौन सी राजधानी? ओमान की राजधानी पूछा है। ओमान की राजधानी, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर थे। इन्होंने 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इन्हें फादर ऑफ लोकसभा कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर को फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं। फादर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन श्रमिकों के अधिकार और उनके संघर्षों को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 1889 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको घोषित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफेद शहर किसको बोलते हैं? उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर बोला जाता है। उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सफेद संगमरमरों के महल और झीलों के कारण इसे सफेद शहर बोला जाता है। और पूछे गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? तो गुलाबी शहर जयपुर को बोला जाता है। गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? जयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। और नीला शहर की बात करें, नीला शहर किसको बोलते हैं? तो नीला शहर बोलते हैं जोधपुर को। जोधपुर को नीला शहर, जयपुर को गुलाबी शहर और उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक यूटी की राजधानी नहीं है? तो दमन एवं दीव एक यूटी की राजधानी है। दमन दीव किसकी राजधानी है? दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है ये क्या? दमन। पुडुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी एक पुदुचेरी है, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये भी एक यूटी है। और आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल मिजोरम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल होती है, जो कि एक स्टेट है। और कावारती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। तो इसका आंसर पूछा है कि कौन सा एक यूटी की राजधानी नहीं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो वो हो जाएगा आइजोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। कुछ और राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फील्ड हॉकी। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल
वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी है, चीन का टेबल टेनिस और बांग्लादेश का कबड्डी है। ये अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लेखांकन जिसे ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं, इसका अर्थ पूछा है क्या है? कि आकलन के माध्यम से किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय के मापन है। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण और पर्यावरण हानि से संबंधित, प्रदूषण एवं पर्यावरणीय हानि, प्रदूषण एवं पर्यावरणीय हानि ग्रीन लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग जिसे बोलते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग में पर्यावरण क्षति और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो प्रदूषण एवं पर्यावरणीय हानि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संघाई महोत्सव मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में, संघाई महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ पे? मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। यहाँ का महत्वपूर्ण महोत्सव है, मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। एक यह किसके विशेष प्रजाति के हिरण के नाम पे रखा गया है, संघाई महोत्सव, संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ये जैन धर्म का, जिसमें अहिंसा को, महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया है, नॉन वायलेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। यह जैन धर्म की प्रमुख मान्यता है। जैन धर्म में किसी भी जीव की हत्या या हिंसा को कठोर रूप से निषिद्ध करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश या 5 वंश थे, जिसमें आया था सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे क्या बोलते हैं? मामलूक वंश भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आया था खिलजी वंश, फिर उसके बाद आया था तुगलक, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश आया था, लोदी वंश। तो सबसे कम समय तक शासन किस वंश का था? तो इसमें सबसे कम था सैयद वंश का। सैयद वंश का शासक मात्र 37 वर्ष का था, 37 वर्ष का, जो कि 1414 से 1451 तक का इसका शासन तक रहा। नेक्स्ट है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। अवध को हड़प नीति के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से, युद्ध छोड़कर या राज्य की अव्यवस्था के माध्यम से। तो अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया था? कौन सी, क्या हड़प नीति अपनाई थी, या राज्य की अव्यवस्था, या युद्ध छोड़कर, या सहायक संधि के तहत? तो डलहौजी ने राज्य की अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। राज्य की अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। 1856 में डलहौजी ने यह कहा कि अवध राज्य में शासन अव्यवस्थित है, इसलिए उसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। इसे न कि इसके माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से नहीं, इसे राज्य की कुशासन बताकर इसको हड़प लिया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल है, जो कि गुजरात राज्य में है। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में किसके आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? कौन से आंदोलन के तहत? मतलब बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा
लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? क्या खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर दंडीवास? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में जिसमें भारतीय वस्तुओं को अपनाना था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेश 1905 के बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इस दौरान तिरंगा लाल हरा और पीला बना था। लाल जो था वीरता का प्रतीक था, हरा समृद्धि का। लाल जो था वीरता का, हरा समृद्धि का और पीला किसका प्रतीक था? बलिदान का प्रतीक था। तो लाल हरा पीला झंडा स्वदेशी आंदोलन में बना था। नेक्स्ट है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया था। खिलाफत समिति का गठन किया था, कब किया था? मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया था। यह आंदोलन किसके लिए था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। यह आंदोलन जो था खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक जो था मुख्य न्यायाधीश चीफ था यानी कि मुख्य था, प्लस 6 न्यायाधीश यानी कि टोटल 7। यानी कि पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो 7 हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीशों के अलावा तब 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो 1857 की क्रांति जो था सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। सिपाहियों के द्वारा, वहां के सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। उस समय मेरठ में अंग्रेजी कारतूस में गाय सुअर की चर्बी की वो कारतूस बनाया गया था, जिसके अफवाह में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। इसे जो 1857 की क्रांति है, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण हेतु केंद्रीय अथवा सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कृषि से रिलेटेड जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के ऋण, विकास की योजनाओं और कृषि वित्त का दायित्व किसके ऊपर है? तो नाबार्ड के ऊपर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये के अवमूल्यन, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट। तो इन सभी नीतियों पर 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत इन सब पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो हॉलमार्क लोगों का उपयोग ज्वेलरी के लिए, आभूषण के लिए किया जाता है। हॉलमार्क क्या करता है? हॉलमार्क BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण है जो कि सोने चांदी की शुद्धता को दर्शाता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण है जो कि सोने चांदी की शुद्धता को दर्शाता है। तो हॉलमार्क क्या करता है? हॉलमार्क धातु की शुद्धता का प्रमाण देता है। तो ये किससे संबंधित है? ज्वेलरी से। हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, कौन से वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय
ध्यान में देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 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 कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से 51 तक में डीपीएसपी का वर्णन है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मूल कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है। तो मूल कर्तव्य किसमें है, तो मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में एक 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो कि 11 है। तो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है। भाग 3 अनुसूची ए, अनुसूची 4A, भाग 4A या फिर भाग 4A में। तो मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आए थे 10 मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 पूछा है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी अथवा देवनागरी लिपि में होगी। किसमें होगी, संविधान की जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि में होगी। नेक्स्ट है, और हिंदी दिवस पूछे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, मनी बिल को। अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों में कौन कौन से हैं, विबग्योर यानी कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन इसमें सफेद इंद्रधनुष के 7 रंगों में सम्मिलित नहीं होता। सफेद क्या होता है, सभी रंगों का मिश्रण होता है, लेकिन ये क्या होता है, इंद्रधनुष में सम्मिलित नहीं होता है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती। ग्रीन हाउस गैस किसको नहीं मानते, मीथेन, CH4, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये क्या है, इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन O3 है। तो ये ग्रीन हाउस गैस पूछा है, कौन सा नहीं है, तो आर्गन इसका अपना आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका जो होता है सोडियम कार्बोनेट, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है, उसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट है वो, और ये है सोडियम कार्बोनेट जिसका प्रचलित नाम है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु पूछा है कि उनके रिटायर होने की आयु क्या है, तो वो है 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। और
उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के 62 वर्ष है। उसकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? मृदा से ग्रहण करते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। प्रकाश से केवल इनको प्रकाश ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। ऊर्जा स्रोत। और क्लोरोफिल किसमें सहायक होता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से ग्रहण करते हैं? मृदा से ग्रहण करते हैं, अर्थात सॉइल से ग्रहण करते हैं। ओजोन क्षेत्र किससे संबंधित है? ओजोन परत में कमी या फिर समताप में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि? मोटाई में वृद्धि नहीं, ओजोन होल मतलब ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। क्षोभ मंडल में ओजोन होता नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में ओजोन होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, O3। तो ओजोन क्षेत्र किससे संबंधित है? ओजोन परत में कमी से संबंधित है, जो कि ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाया जाता है। और इसका प्रमुख कारण है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षेत्र का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। यह माउंट आबू राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं, जो कि मई जून में ज्यादातर देखी जाती है। मई जून में ग्रीष्मकाल के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय जो कि भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना? 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पे पूछा है भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। क्रिप्स मिशन जब विफल हुआ, इसके प्रतिक्रिया में किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही पूछा जाता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारतीय शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है? तो वो कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर, जो कि कहाँ पे है? भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर। इससे भी ऊंचा कौन है? K2 है, लेकिन वो POK में आता है। भारत में नहीं बल्कि कहाँ पे आता है? POK में आता है। तो यह कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका? दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के कौन से मॉडल के रूप में देखा जाता है? तो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
कौन से मॉडल पे पूछा था, कौन से मॉडल पे, तो नई आर्थिक नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991 वाली, वो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन मॉडल पे, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितना % प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। सरकार कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तब होगी जब उसमें 51%, जब उसमें क्या होगा, 51% शेयर सरकार के पास में होगा। 51% पूंजी यदि सरकार के पास में है तो वह सरकारी कंपनी कहलाती है। और यह कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ था? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसको ये परिभाषित है इसमें कि यह कंपनी बताती है कि कोई भी कंपनी सरकारी तब होगी जब उसमें 51% शेयर सरकार के पास में होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। नैमिषारण्य एक पौराणिक तीर्थ स्थल है जहाँ पे अनेक ऋषियों ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? सीतापुर में स्थित है, गोमती नदी के किनारे।